बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है मल्टीपल एलील्स आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसकी एग्जांपल है, ठीक है। मल्टीपल एलील्स और एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम फर्स्ट एग्जांपल हम उसकी पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो आरएच ब्लड फैक्टर क्या है, इन ह्यूमंस इसका क्या है, थोड़ा सा इस बारे में पढ़ते हैं। सो आरएच सिस्टम इज मोस्ट polymorphic of all blood group system composed of 50 independent genes है। ये polymorphic कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो है 50 इंडिपेंडेंट जो है एंटीजन्स आपके पाए जा सकते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं जो कि सारे मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके पास आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज आल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। जिस तरह से हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास इनहेरिट होता है, उसी तरह हमारे पास आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम भी इनहेरिट हुआ है। इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ें तो आरएच फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल एंड स्टेनर इन 1940s, और इसने जो है काम किया था विद एएस वाइनर के साथ मिलके, ठीक है। दे इम्यूनाइज्ड रैबिट विद ब्लड ऑफ द मंकी। तो हमारे पास मकाका रेसस एक मंकी की स्पीशी है, उसका ब्लड जो है इन्होंने बेसिकली रैबिट को के साथ इन्होंने मिक्स किया और उसकी इम्यूनाइजेशन करवाई थी बेसिकली, और उसकी वजह से रैबिट ने क्या किया है, डेवलप की थी एंटीबॉडीज जिनको हमारे पास जो कि एग्लूटिनेट करता है ना सिर्फ रिसेस ब्लड के साथ बट आल्सो विद द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग। रिसेस ब्लड मतलब जी मंकी के ब्लड के साथ वो ना सिर्फ एग्लूटिनेशन करता है बल्कि ह्यूमन बीइंग के साथ भी करता है। द एंटीजेंस ऑफ द बोथ मंकी एंड ह्यूमंस वर कॉल्ड रेसिस, और इसी बेस पे क्योंकि ये हमारे पास वो एंटीबॉडी जो कि रेसिस मंकी के एंटीजेंस के साथ रिएक्ट कर रही थी, वो ह्यूमंस की में भी वही एंटीजेंस मौजूद थे जिसके साथ वो रिएक्ट कर रही थी। दैट इज व्हाई इट वाज टर्म्ड एज रेसिस एंटीजन, ठीक है। The antigen responsible for this reaction was consequently called the rhesus factor, और इसी वजह से इसको rhesus factor भी कहा गया था। rhesus proteins जो होती हैं are expressed only in the membranes of the red blood cells, ठीक है, and their immediate precursors। और सिर्फ आपके पास यही बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स के अंदर और उनके प्रिकर्सर्स के अंदर पाई जाती हैं और कहीं पे भी नहीं पाई जाती। और इसको जो जीन कंट्रोल कर रहा है बेसिकली उसको आर स्मॉल आर या आर एच से हमारे पास डोनेट किया जाता है, ठीक है। आर कैपिटल आर हमें पता है डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल आर जो है हमारे पास रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ आरएच एंटीजन इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन आर, और हमारे पास इसकी एब्सेंस में हम इसको ये या तो प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, और जब ये एब्सेंट होगा इसको फिर हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जिन लोगों के पास कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप हो हम उनको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिनके पास ये ना हो मीन स्मॉल आर हो तो हम उनको क्या कहते हैं, आरएच नेगेटिव बोल रहे होते हैं, ठीक है। अबाउट 95% इंडियंस या एशियंस जो हैं वो हमारे पास जो हैं आरएच पॉजिटिव है। अब इसके टेस्ट को थोड़ा सा हम समझते हैं कि किस तरह से हमारे पास रैबिट को इम्यूनाइज किया गया। तो सबसे पहले मंकी से हमारे पास क्या किया गया था, ब्लड एक्सट्रैक्ट किया गया था, और उस ब्लड का हमारे पास उससे ब्लड एक्सट्रैक्ट करने के बाद ब्लड जो है रैबिट से लेके उसको एनालाइज किया गया था कि उसके अंदर किस तरह की एंटीबॉडीज मौजूद हैं, उसके अंदर किस तरह के हमारे पास पर्टिकुलेट फैक्टर्स मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास इसको एनालाइज करने के बाद इसका एनालाइज करने का मकसद ये था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड बन जाए कि हमारे पास नॉर्मली ये हमारे पास चीजें इसके ब्लड में रैबिट के ब्लड में मौजूद होती है। उसके बाद इंजेक्ट किया गया जी आपके जो है मंकी का ब्लड जो है डायरेक्टली रैबिट के अंदर, और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद हमारे पास उसका ब्लड दोबारा से एनालाइज किया गया। जब ब्लड दोबारा से एनालाइज किया गया तो उन्होंने पिछले वाले टेस्ट के साथ, पिछले एनालिसिस के साथ इसको कंपेयर किया, तो उन्होंने देखा जी कि वहां पे एक नई एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है, और वो एंटीबॉडी जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई है तो उसकी बेस पे उन्होंने कहा जी इसका मतलब है कि आपके मंकी के ब्लड के अंदर कुछ इस तरह का हमारे पास फैक्टर मौजूद है जिसके अगेंस्ट रैबिट ने बेसिकली हमारे पास एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है। और फर्दर जब स्टडी की गई तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारे पास एक फैक्टर है जो कि रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद होता है, एक एंटीजन है जो कि रेड ब्लड सेल के ऊपर मौजूद होता है, उसकी अगेंस्ट हमारे पास ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है। उन्होंने उस टाइम पे इसको आरएच एंटीबॉडीज का नाम दे दिया गया, और उस एंटीजन को क्योंकि वो मंकी के से हमारे पास जो है के अंदर मौजूद था उस टाइम पे, तो हमारे पास उसको हमारे पास आरएच एंटीजन का नाम दे दिया गया, मीन रहीसेस एंटीजन उसका नाम दे दिया गया। लेटर ऑन एक और स्टडी हुई जिसमें हमारे पास उन्होंने क्या किया कि एक ह्यूमन से ब्लड एक्सट्रैक्ट किया। अब क्या हुआ था कि उनके पास जो है ऑलरेडी एनालाइज्ड रिजल्ट्स भी थे रैबिट के, और हमारे पास मंकी के इंजेक्टेड ब्लड की वजह से प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज भी थी। उन्होंने क्या किया, रैबिट के ब्लड में से दोबारा से जो है मंकी को का ब्लड इंजेक्ट करके वही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाई, और उन एंटीबॉडीज का को और हमारे पास ह्यूमन से एक्सट्रैक्टेड ब्लड को हमारे पास आपस में मिक्स करवा दी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम ह्यूमंस को क्योंकि एज अ टेस्ट एनिमल यूज नहीं कर सकते, सो एज अ रिजल्ट हम उनके अंदर जो है जो चीज प्रोड्यूस हो रही है मींस कि हमारे पास उनके अंदर डायरेक्टली हम ब्लड इंजेक्ट नहीं कर रहे थे। इसी वजह से हमारे पास एंटीबॉडीज का टेस्ट और जो भी था हमारे पास उसको जो है आउटसाइड जो है विट्रो हमारे पास परफॉर्म किया गया। अब क्या हुआ
हुआ कि जब उन्होंने सबसे पहले ब्लड को मिक्स किया, जो कि हमारे पास, और एंटीबॉडीज उन्होंने रैबिट्स को लेके उसको मिक्स की, तो उन्होंने देखा जी कि हमारे पास अगेन से एग्लूटिनेशन हुई। एग्लूटिनेशन क्या है? जब अभी आपके पास कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी आपके हमारे पास स्पेसिफिक जो है ब्लड के साथ जो है हमारे पास रिएक्ट कर जाती है, तो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो वहां पे क्या होगी, हमारे पास एंटीजन प्रोड्यूस होगी, आई मीन एग्लूटिनेशन प्रोड्यूस होगी जब भी आपका एंटीबॉडी आपके एंटीजन से रिएक्ट कर जाता है। This proved the presence of the same antibody, basically antibody antigen in the humans is that of monkey. तो ये basically उन्होंने antibody नहीं, basically it is antigen. उन्होंने कहा क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं वो स्पेसिफिक इन फंक्शन होती हैं और वो मंकी के अंदर मौजूद एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई थी। अब हमारे पास ह्यूमन जो हैं वो अलग से हमारे पास स्पीशी है, उसके ब्लड में अगर ये किसी चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है हमारा एंटीबॉडी, इसका मतलब है कि इस ह्यूमन के ब्लड में भी वही एंटीजन मौजूद है जो कि हमारे पास मंकी के ब्लड में मौजूद है। तो उन्होंने इस बेस पे कहा जी कि हमारे पास ह्यूमंस के पास भी वही एंटीजन है जो मंकी के पास मौजूद था। और इस बेस पे उन्होंने फिर हमारे पास जो है फर्दर जब एनालिसिस किया तो उससे एक चीज पता चली जी कि हमारे पास 15% पॉपुलेशन, जो कि हमारे पास हमारे पास वाइट्स के अंदर हमारे पास रिजल्ट्स किए गए, 15% के अंदर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुई थी, जबकि हमारे पास 85% इंडिविजुअल्स के अंदर हमारे पास एग्लूटिनेशन हुई थी। तो उस बेस पे उन्होंने ये कह दिया कि आपके पास जिन इंडिविजुअल्स के पास हमारे पास जो है एग्लूटिनेशन नहीं हुई वो हमारे पास बेसिकली क्या है, RH नेगेटिव हैं, और जिनके साथ एग्लूटिनेशन हुई है वो बेसिकली क्या है, RH पॉजिटिव हैं, कि इन जिनके अंदर वो एंटीजन मौजूद है, दैट इज व्हाई दे आर RH पॉजिटिव, और जिनके अंदर नहीं है वो दे आर रेसिस नेगेटिव। ठीक है, और यही हमारे पास रिजल्ट जो हैं इस स्लाइड के ऊपर भी एक्सप्लेन हुआ है। अब करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो RH सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जेनेटिक सिस्टम एंड सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक्स नोमेनक्लेचर एंटीजन इंटरेक्शंस आर अनसेटल्ड, जो कि अभी तक पता हमें नहीं चली है। डिस्क्रिप्टिव टर्म, दो टर्म्स हमारे पास यूज की जाती हैं, D पॉजिटिव एंड D नेगेटिव। तो हमारे पास दे आर ओनली आल्सो ओनली रेफर ओनली टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द रेड सेल एंटीजन D। अब क्या है कि हमारे पास जो हम बात करते हैं दैट इज RH, तो वो हमारे पास फैक्टर जो एंटीजन प्रोडक्शन होती है वो उसको कंट्रोल कौन करता है, आपके पास जो एक जीन होता है दैट इज नोन एज RHD। तो हमारे पास RH की प्रेजेंस या RH की एब्सेंस की बेस पे हम उसको कहते हैं D पॉजिटिव और D नेगेटिव। मतलब RH पॉजिटिव है तो हम उसको D पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, RH नेगेटिव है तो फिर हम उसको D नेगेटिव भी बोल सकते हैं। द टर्म RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव आर द ओल्ड टर्म्स यूज। तो ये इसका ये था कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव जो है पहले पुरानी टर्म्स थी जो कि यूज हो रही थी, मगर अब जो है हमारे पास D पॉजिटिव और D नेगेटिव यूज होती हैं। ठीक है, समटाइम्स हमारे पास RHO भी हमारे पास जो है यूज होती है, मगर बहुत कम, लेस फ्रिक्वेंटली यूज हो रही होती है। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया द फर्स्ट रेसिस जीन RHCE जीन वाज डिस्कवर्ड इन 1990s। ये हमारे पास एक और जीन है जो कि हमारे पास जो फर्स्ट सबसे पहले रेसिस जीन हमारे पास फाइंड हुआ था। RH स्टैंड फॉर रेसिस, C and E, ये हमारे पास दो प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज RHCE। अब क्या है 1990s में फाइंड आउट हुआ, उसके बाद RHD जीन था वो 1992 में हमारे पास जो है डिस्कवर हुआ। दिस टू जीन्स कंट्रोल द एंटीजन एक्सप्रेशन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 1। अब ये दोनों जीन्स हमारे पास जो है एंटीजेंस का एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहे हैं, और ये दोनों कहाँ मौजूद हैं, आपके पास आपके क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर मौजूद हैं। The two races protein RHD, RHCE are very similar, differing in only 36 of the 417 amino acid with which they each comprise। अब क्या है कि हमारे पास RHD और RHCE दोनों हमारे पास एक अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, चेन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे पास 417 अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल होती है। मगर दोनों के अंदर डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ ओनली ये जो है 36 अमाइनो एसिड्स पे डिफर कर रहे हैं। मीन 417 में से सिर्फ 36 अमाइनो एसिड्स पे वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन दोनों की सेम होती है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि मोर देन 170 एलील्स हैव बीन फाउंड ऑन द RHD सिंस, कि आज तक जो हमारे पास जो RHD का एक्सप्रेशन जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उसमें हमारे पास 170 उसके एलील्स मौजूद हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ मल्टी एलीलिक कंडीशन। द साइट हैज स्टिल नॉट बीन एक्सप्लोर्ड, मगर ये सिर्फ अभी तक नहीं पता चला कि हमारे पास उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस क्या मौजूद हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फिनोटाइप एंड देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर these RHD alleles are classified as partial D, weak D and DEL etc। तो ये हमारे पास हम फर्दर इनको स्टडी करेंगे, व्हाट इज partial D, weak D etc। तो RH antigens are transmembranial proteins whose structure is similar to the ion channels। ये सिंपल जिस तरह आयन चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स का काम क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू द आउटसाइड। तो ये उसी तरह से हमारे पास एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, और इसका काम क्या होता है, इट इज अ केटाइन ट्रांसपोर्टेशन RBC मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, और ये केटाइन ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व होती है।
अब क्या हुआ कि हमारे पास एक थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं फिशर रेस थ्योरी, सीडीई टर्मिनोलॉजी हमारे पास जो यूज की गई। दो ब्रिटिश वर्कर्स थे, रोनाल्ड फिशर एंड आर रेस इन 1940s, although to simplicity to explain the complex system। तो हमारे पास क्या है कि अगर देखा जाए तो हमारे पास उन्होंने क्या कहा जी कि हमारे पास कि आपके पास ओवरऑल 5 जो हैं प्रोटीन्स हमारे पास, ये 5 जीन्स हैं जो कि हमारे पास इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब जो ये 5 जीन है हमारे पास, उनको डिफरेंट नाम दिए गए जी। कैपिटल डी जो कि हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, कैपिटल सी, कैपिटल ई, स्मॉल सी एंड स्मॉल ई, ये 5 जीन है। बेसिकली इसमें सी और ई दोनों जो है हमारे पास रिसेसिव जीन्स होते हैं। जब हमारे पास कैपिटल सी और कैपिटल ई मौजूद नहीं होते तो उनकी जगह हमारे पास रिसेसिव जीन्स मींस स्मॉल सी और स्मॉल ई मौजूद होते हैं। अब क्या है द मेन टेनेंट्स ऑफ द थ्योरी क्या थे जी कि आरएच इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय 3 क्लोजली लोकेटेड लोकाई ऑन ईच क्रोमोसोम ऑफ द होमोलोगस पेयर, ठीक है, और उसको सूडो एलील्स भी कहा गया। ईच लोकस हैज इट्स ओन सेट ऑफ एलील्स, ठीक है, वो कैपिटल डी स्मॉल डी है, कैपिटल सी स्मॉल सी है और स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल ई। तो ओवरऑल ये 5 हमारे पास कैरेक्टर्स बन सकते हैं। उसके अलावा कहा गया जी द डी जीन इज डोमिनेंट टू द स्मॉल डी बट कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल ई स्मॉल ई आर को डोमिनेंट। क्या आपके पास कैपिटल सी हो या स्मॉल सी हो, ये कैपिटल ई हो या स्मॉल ई हो, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास को डोमिनेंस की बेस पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। दी थ्री लोकाई आर आल्सो क्लोजली लिंक्ड टू द क्रॉसिंग ओवर does not occur and 3 genes on the one chromosome are always inherited together। और ये चीज देखी गई कि जब भी हमारे पास सेग्रीगेशन का फिनोमेना होता है तो हमारे पास कभी भी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं करते, और जब भी इनकी सेग्रीगेशन होगी तो ये हमारे पास जो है मिल के एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास क्या करते हैं, इनहेरिट होते हैं। आर सिस्टम को समझते हैं आप जरा स्पेसिफिकली, जनरली हम जो है टर्मिनोलॉजीज यूज करते हुए, तो आर एच एंटीजन सिस्टम डज नॉट कंटेन ओनली वन एंटीजन, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। इट कंसिस्ट मोर देन 50 एंटीजन्स एंड सम आर मोर इंपॉर्टेंट क्लिनिकली लाइक आरएचडी, और ये आरएचडी लाइक से की तरह जो हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो है हमारे पास जो एंटीजन्स हैं वो बेसिकली 5 बनेंगे, मगर जो 5 एंटीजन्स कौन से हैं, कैपिटल डी, कैपिटल सी, कैपिटल ई, स्मॉल सी एंड स्मॉल ई, ठीक है। मगर इन सारों में से अगर हम क्लिनिकली बात करते हैं कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास वो क्या है, आरएच कैपिटल डी इंपॉर्टेंट है। आरएच एंटीजन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और ये हमारे पास इसको जो है हमारे पास बोलते हैं 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन इसको तब बोलते हैं कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में से 12 टाइम पास कर रही होती है। दिस प्रोटीन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये प्रोटीन है हमारे पास जी, जिसको हम बोल रहे हैं 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो आरएच प्रोटीन भी हम इसको कहते हैं। तो ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 टाइम क्योंकि आपके जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन को पास करी होती है, तो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। इस मेम्ब्रेन प्रोटीन को अगर हम देखें तो इसके 6 इंटरसेलुलर लूप्स और 6 एक्स्ट्रासेलुलर लूप्स बनती हैं। कैसे बनती हैं कि देखें 1 2 3 4 5, और ये जो इनसाइड आ रही हैं दो, दिस इज हाफ एंड हाफ 6, 1 2 3 4 5 6, दिस 6 एक्स्ट्रासेलुलर एंड 6 इंटरसेलुलर लूप्स बनते हैं। ऑल एंटीजन्स आर प्रेजेंट एट द एक्स्ट्रासेलुलर लूप्स। तो जितने भी एंटीजन्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर लूप्स के ऊपर पाए जाते हैं। 5 एंटीजन्स आर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। कैपिटल डी जो कि हमारे पास अगर ना हो तो हमारे पास उसको स्मॉल डी हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ई स्मॉल ई। अब कैपिटल सी नहीं होगा तो फिर उसकी जगह हमारे पास स्मॉल सी मौजूद होता है, कैपिटल ई नहीं होगा तो उसकी जगह हमारे पास स्मॉल ई एंटीजन मौजूद होता है, ठीक है। मगर कैपिटल डी जो है वो हमारे पास या तो प्रेजेंट होगा या फिर प्रेजेंट नहीं होगा, तो इस वजह से हम उसको डी पॉजिटिव या डी नेगेटिव बोल रहे होते हैं। डी एंटीजन जो होता है वो बेसिकली फर्स्ट लूप के ऊपर पाया जाता है, कैपिटल सी स्मॉल सी जो है वो हमारे पास सेकंड लूप के ऊपर आ जाते हैं, और हमारे पास कैपिटल ई स्मॉल ई जो है लूप नंबर 4 के ऊपर पाए जाते हैं। डी एंटीजन जैसे कि हमने कहा जी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह यह है कि ये स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक है। स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक का मतलब ये है कि एक पर्सन है जिसके पास जो है डी नेगेटिव है, मतलब उसके पास डी नहीं है, उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर डी एंटीजन नहीं है। दूसरा हमारे पास पर्सन है जिसके जो कि डी पॉजिटिव, जिसके रेड ब्लड सेल के ऊपर डी एंटीजन मौजूद है। अब क्या है कि अगर कि मैं इसका ब्लड इसको ट्रांसफर कर देता हूं तो उसकी बॉडी में जब ये ब्लड जाएगा तो उसके पास डी एंटीजन नहीं था, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, इस डी को एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट तस्वर करते हुए फौरी तौर पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। तो हमारे पास इस डी की एबिलिटी ये है कि ये स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक है, ये एकदम से मीन डिटेक्ट होता है और एकदम से जो है इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवाता है। दैट इज वाई कि हमारे पास ये स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक होता है, जबकि बाकी जो है वो हमारे पास जो है इम्यूनोजेनिक इतने ज्यादा नहीं है। वो अगर नहीं
भी होते तो भी इतना इशू क्रिएट नहीं होता, मगर क्या है कि उनकी प्रेजेंस की एब्सेंस इतना ज्यादा क्लिनिकली इफेक्ट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस को नहीं कर रही होती। जैसे कि हमने कहा जी दिस इज लूप नंबर 1, उसके ऊपर डी एंटीजन मौजूद है कैपिटल सी स्मॉल सी, लूप नंबर 2 के ऊपर मौजूद है कैपिटल ई स्मॉल ई, जो आपके पास लूप नंबर 4 के ऊपर मौजूद है। आरएच सिस्टम की जैसे हमने बात की तो ऑल 5 प्रोटीन एंटीजन्स ऑफ आरएच सिस्टम्स आर कोडेड बाय 2 जीन्स आरएचडी एंड आरएचसीई। आपके पास 2 जीन्स आ जाते हैं। अब क्या होता है कि एबीओ एंटीजन्स जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास वो ओलिगोसैकेराइड्स पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, कि उनके अंदर जो एंटीजन्स हैं वो हमारे पास बेसिकली कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है, जबकि आरएच एंटीजन्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों एंटीजन्स के दरमियान, ठीक है। और हमारे पास डी एंटीजन हम पहले भी बता चुके हैं जी, हाईली इम्यूनोजेनिक होता है। तो हमारे पास तो इंडिविजुअल वुड बी क्लासिफाइड इनटू डी पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होगा, डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव के तौर पे आप इंडिविजुअल्स को हम क्लासिफाई करते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, 2 जीन है, आरएचडी मौजूद है एंड आरएच कैपिटल सी मौजूद है और कैपिटल सी ई मौजूद है। अब क्या होगा, इसकी जो लूप्स होंगी बेसिकली उसके ऊपर लूप नंबर 1 के ऊपर इस इंडिविजुअल का डी भी मौजूद होगा, और फिर हम बात करते हैं जैसे, तो हमारे पास इसके ऊपर जो है हमारे पास मौजूद क्या होंगे, आपके पास कैपिटल सी मौजूद हो सकता है, ठीक है, कैपिटल सी मौजूद हो सकता है। और कैपिटल सी मौजूद होने के साथ साथ, एक सेकेंड, हाँ जी, कैपिटल सी मौजूद हो सकता है या फिर स्मॉल सी मौजूद हो सकता है, और लूप नंबर 4 के ऊपर आपके पास कैपिटल ई मौजूद हो सकता है या स्मॉल ई एंटीजन मौजूद हो सकता है। अब क्या होगा कि अगर एक इंडिविजुअल है उसके पास कि उसकी बात करते हैं हम कि उसके पास क्या है जी, जो सी था वो एब्सेंट था, तो उसकी जगह हमारे पास क्या होगा, दूसरा एलील होगा जो दैट इज स्मॉल सी। उस केस में उसकी जो लूप नंबर 2 उसके ऊपर जो एंटीजन मौजूद होगा वो स्मॉल सी मौजूद होगा। अब उसके पास कैपिटल ई भी नहीं है, उसके पास स्मॉल ई मौजूद है, तो उसके पास लूप नंबर 4 पे जो एंटीजन मौजूद होगा वो स्मॉल ई मौजूद होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जब आर एच डी की अगर हम बात करें तो उसमें अगर इंडिविजुअल के पास जो है आर एच डी जो है नहीं है उसका एलील, तो हमारे पास उसकी जो बात करते हैं हम इसके लूप नंबर 1 पे, तो वहां पे आपके पास डी एंटीजन सिर्फ होगा ही नहीं, सिर्फ सिंपल बिल्कुल आपके पास डी एंटीजन एब्सेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे मैंने कहा जी कि आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ डी एंटीजन हम जो है इंडिविजुअल क्लासिफाई कर सकते हैं एज डी पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। तो इंडिविजुअल्स हैविंग डी पॉजिटिव आर टर्म्ड एज आरएच पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। ये बात हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। डी एंटीजन हैज 4 एंटीजेनिक एपिटोप्स। ये चीज आपने याद रखनी है कि आपके पास जो डी एंटीजन होते हैं उसके पास 4 एंटीजेनिक एपिटोप्स होती हैं। एपिटोप्स का मतलब क्या है जी, कि जैसे आपके पास कोई डॉग है उसकी 4 लेग्स हैं, उसी तरह से हमारे पास एंटीजन जो होता है डी एंटीजन उसकी 4 एपिटॉप्स होती हैं। डी नेगेटिव इसको हम आर एच नेगेटिव बोल सकते हैं, डी पॉजिटिव होगा तो हम उसको आर एच पॉजिटिव बोल सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास टाइप्स हैं वो हमारे पास बेसिकली 3 बेसिक टाइप्स बनती हैं, डी नेगेटिव, डी पॉजिटिव, आर एच नल। डी पॉजिटिव की भी 2 फर्दर जो टाइप्स हैं, पहली जो हमारे पास क्वालिटेटिव होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव जब टाइप होती है आर एच डी पॉजिटिव की, उसको हम वीक डी बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि आपके पास डी एंटीजन तो मौजूद है मगर उसका एक्सप्रेशन कम हुआ है, और रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है हमारे पास कुछ ही डी एंटीजन मौजूद है। जबकि हमारे पास जो क्वालिटेटिव होता है उसमें हमारे पास पार्शियल डी उसको कहते हैं। पार्शियल डी उसको क्यों कहते हैं, कि उसके ऊपर जो हमारे पास डी एंटीजन मौजूद हैं मगर वो क्या है, वो हमारे पास उनकी जो एपिटॉप्स हैं बेसिकली वो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं ड्यू टू सर्टेन म्यूटेशंस इन द आरएचडी जीन। तो अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक इशू क्रिएट हो जाता है कि हमारे पास अक्सर क्या होते हैं कि आपके पास जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं जी, वीक डी वाले हैं, ठीक है। अब वीक डी वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको जब हमारे पास जो है एंटीसीरा से हम उसको जो हम एंटीसीरा क्या है, हमारे पास जो एंटीबॉडी का जो होता है सोल्यूशन होता है, उसके साथ जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं ड्यू टू लेस डी एंटीजन्स, हमारे पास समटाइम्स क्या नहीं होता, एग्लूटिनेशन नहीं होती। जब एग्लूटिनेशन नहीं होती तो हम क्या समझते हैं कि ये इंडिविजुअल क्या है, डी नेगेटिव है। जब ये डी नेगेटिव ब्लड हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसी डी नेगेटिव इंडिविजुअल को, तो वहां जब जाता है तो हमारे पास बॉडी के अंदर, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो बहुत ज्यादा कीन होता है इस प्रोसेस में, तो हमारे पास डी एंटीजन बेशक कम हो वो इम्यूनोजेनिक रिएक्शन शो करेगा। तो हमारे पास इस वजह से क्या होता है, अक्सर जो है हमारे पास ब्लड रिजेक्शन हो जाती है, और वहां पे हमारे पास जो है लेटर ऑन फिर हम जो है चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रिएक्शंस किस वजह से हुए। तो वो बेसिक रिएक्शन आपके पास इस वजह से होते हैं कि वहां पे हमने रॉन्ग ब्लड की इंजर्शन कर दी है, और उस पर्सन जिसका ब्लड लिया है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास वीक डी को रखता
है दैट इज द क्वांटिटेटिव डिफरेंस, कि वहां पे क्वांटिटी हमारे पास कम है उसकी डी, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो सका है। तो ये हमारे पास क्लिनिकली इंपॉर्टेंट, इसी वजह से समटाइम्स जो ब्लड रिजेक्शन आती है उसमें वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा होता प्रॉपर्ली, तो दैट इज द रीजन। जबकि हमारे पास क्वालिटेटिव की अगर बात करें तो वो हम ब्लड अगर डी नेगेटिव को लगा भी दें तो उसका इशू नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास उसके जो डी एंटीजेंस हैं वो बेसिकली म्यूटेटेड हैं और उस वजह से इतना खास कोई हमारे पास इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस शो नहीं होते। थर्ड जो हमारे पास टाइप आ जाती है दैट इज आर एच नल। तो आर एच नल में क्या होता है कि हमारे पास नाइदर डी, नाइदर सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, नाइदर कैपिटल ई स्मॉल ई, कोई भी एंटीजन हमारे पास, ये पांचों के पांचों एंटीजन एब्सेंट होते हैं। जबकि बाकी हम जो बात कर रहे थे डी नेगेटिव और डी पॉजिटिव की, वहां पे हमारे पास अगर डी एब्सेंट था आर एच नेगेटिव में, डी नेगेटिव में, तो बाकी कैपिटल सी स्मॉल सी या कैपिटल ई स्मॉल ई मौजूद थे। तो दैट इज वाई कि उनको हम आर एच नल नहीं कहते। आर एच नल सिर्फ वो कंडीशन है जब ये पांचों के पांचों एंटीजेंस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसकी बेस पे हम ब्लड ग्रुप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 8 कैटेगरीज, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। अगर कि हमारे पास ए एंटीजन भी हो रेड ब्लड सेल के ऊपर और डी एंटीजन भी पाया जाए देन इट इज डी ए बी, ए पॉजिटिव, बी एंटीजन हो और डी पॉजिटिव हो देन बी पॉजिटिव, ए और बी एंटीजन भी हो और साथ में डी एंटीजन भी हो देन ए बी पॉजिटिव, और ओ एंटीजन हो और डी एंटीजन हो तो भी हमारे पास जो है इसको ओ पॉजिटिव कहते हैं। एंड वाइस वर्सा हम बाकी सारे केसेस में कहेंगे कि अगर ए एंटीजन है और ए बी ओ एंटीजन मौजूद है मगर डी एंटीजन एब्सेंट है तो देन ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव आपके पास ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं। सो फाइनली हम बात करेंगे आरएच सिस्टम की। तो देयर आर मोर देन 35 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमेरिकन व्हाइट्स हैं, ठीक है, 85% है, अमेरिकन ब्लैक्स हैं जो कि हमारे पास 95% आरएच पॉजिटिव हैं, अफ्रीकन से अंदर 100% आरएच पॉजिटिव हैं, जबकि एशियंस जो हैं वो 99% आरएच पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे अक्सर हमारे पास एक इश्यू आ जाता है दैट इज प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस विद द आरएच factor. If a woman who is Rh negative and man who is Rh positive conceives a baby, कि समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास वुमेन जो है वो RH नेगेटिव है और जो फादर जो है वो हमारे पास RH पॉजिटिव है, तो हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास 50% चांस है कि हमारे पास दोनों तरफ से हमारे पास जो है जीन्स जो है हमारे पास ट्रांसमिट हो सकते हैं। अब हुआ ये कि फॉर एग्जांपल वुमेन RH नेगेटिव थी और जो फादर था वो हमारे पास क्या है, वो RH पॉजिटिव है। अब क्या होगा, बेबी जब कंसीव हुआ है और उसको कहते हैं हम एक्सीडेंटली या बाय चांस हमारे पास जो उसके जो एंटीजन्स मिले हैं बेबी को वो RH पॉजिटिव एंटीजन मिल गए हैं, तो हमारे पास RH पॉजिटिव ट्रेट जब उसको मिला है तो उसके रेड ब्लड सेल जो होंगे बेबी के जो प्रोड्यूस होंगे उनके ऊपर RH एंटीजन जो होगा डी एंटीजन मौजूद होगा, ठीक है। शुरू में तो हमारे पास जो है इतना ज्यादा जो है ड्यूरिंग द इजंट प्रॉब्लम इफ इट्स द मदर्स फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो फिर ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता क्योंकि बॉडी ने एंटीजेंस कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं बनाई होती, बिकॉज अनलेस देयर आर सम सॉर्ट ऑफ एब्नॉर्मलिटीज द फीटस ब्लड डज नॉट नॉर्मली एंटर द मदर। तो हमारे पास क्या है, एक मदर का सर्कुलेटरी सिस्टम और फीटस सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि हमारे पास एम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू आपस में जो कनेक्टेड होता है, और फीटस का ब्लड जो है मदर के ब्लड में इंटर हो रहा होता है, उसके साथ जो है हमारे पास जो है उसके जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारा चीजें उससे कनेक्टेड होती हैं। मगर क्या होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी आपके पास मदर एंड बेबी ब्लड कैन इंटरमिंगल। अब क्या होगा कि आपके पास मदर और बेबी का जो है ब्लड जो है हमारे पास नॉर्मली तो हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड क्रॉस करके मदर के अंदर तो नहीं जा रहा होता, मगर जब डिलीवरी का टाइम होता है तो क्योंकि ब्लड प्रेशर काफी हाई होता है मदर का, तो उस केस में हमारे पास हार्ट बीट भी ज्यादा है, तो उस केस में हमारे पास दोनों का ब्लड जो है आपस में मिक्स हो सकता है। जब इस तरह का केस हो जाए तो हमारे पास क्या है, आपकी मदर क्या थी, RH नेगेटिव थी, आपका बेबी क्या था, वो हमारे पास RH पॉजिटिव था। जब RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के अंदर चला जाएगा ब्लड, तो वहां पे क्या होगा, आपके पास इम्यून सिस्टम हमारे पास उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस रिकॉग्नाइज करेगा और फौरी तौर पे आपके पास RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो नॉर्मल ब्लड है आपकी मदर का वो भी हमारे पास हेमोलिसिस हो सकते हैं। हेमोलिसिस मतलब उसकी डिग्रेडेशन भी हो सकती है। अब बेबीज ब्लड काउंट कैन गेट डेंजरसली लो, और इसी वजह से अगर बेबी की हमारे पास जो है डिलीवरी अभी कंसीव नहीं हुई, डिलीवरी नहीं हुई, तो हमारे पास वो एंटीबॉडीज हमारे पास मूव कर सकती हैं इनटू द बेबीज ब्लड, और वहां पे हमारे पास हेमोलिटिक डिजीज काज कर सकती हैं जिसको हमारे पास क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस।
फ्यूटाइलिस, ठीक है, और इस वजह से ये हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी जो है विद एंटीजेंस ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी प्रोड्यूस हुए हैं, मैटरनल सर्कुलेशन बाहर होती है और ये प्लेसेंटल सर्कुलेशन इनसाइड उसके दरमियान जो हमारे पास किसका काम कर रही है, बैरियर का काम कर रही है। अब क्या होगा ड्यूरिंग डिलीवरी, हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास ये ब्लड जो है अगर इधर चला गया है तो हमारे पास क्या होगा कि उसकी इम्यून सिस्टम ने, मदर के इम्यून सिस्टम ने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया और उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या बना लिया, आपके पास एंटीबॉडीज बना ली हैं, ठीक है। अब क्या होगा, और ये मेमोरी टी सेल्स आपके पास इसको रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं ताकि सेकंड डिलीवरी, अगर सेकंड टाइम अगर कुछ इस तरह का इफेक्ट शो हो तो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी हो और उसमें सेम ऐसे ही केस हो जाए तो हमारे पास क्या होगा कि ड्यूरिंग डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, हमारे पास जैसे ही रेड ब्लड सेल्स जो है इस तरफ मूव होते हैं या उनकी इंटरमिंगलिंग होती है आपस में, तो आपके मेमोरी टी सेल्स जो हैं वो फौरी तौर पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके अटैक करवाते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स ऑफ द बेबी। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे आपके पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस आपके पास डिजीज काज हो सकती है। इसका जो हमारे पास सिंपल सा हल है जी कि आपकी मदर को हमारे पास रोगेम जो है हमारे पास उससे ट्रीट किया जाता है। रोगेम का काम क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह के हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास प्रिवेंट करते हैं बीटा सेल एक्टिवेशन एंड मेमोरी सेल फॉर्मेशन। तो जिस वजह से आपके पास बीटा सेल नहीं बनेंगे, बीटा सेल नहीं बनेंगे तो वो कभी भी आपके पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे और इस वजह से आपका बेबी जो है वो हमारे पास रिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस से बचा रहेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा और इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।